1.5 में एक क्वेश्चन ये मेंशन है कि जो पाई है वो डिफाइंड है टू द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा सर्कल के रेस्पेक्ट में। सर्कल का सरकमफेरेंस सी से डिनोट करते हैं और सी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पढ़ा है क्या बच्चों? अब या, अब यहां से अगर आप पाई को रोक लो और बचा क्या, 2 आर को उधर भेज दो, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई इक्वल्स टू C/2 R। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और बच्चों डायमीटर क्या होता है? डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है क्या? तो ये जो डिनोमिनेटर ये है ना, तो ये जो रेडियस टू टू आर लिखा हुआ है, तो इस 2 आर को हम डी लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही तो वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि पाई को डिफाइंड किस तरह से किया जा रहा है, पाई इक्वल्स टू C/D। मतलब पाई जो है एक रेशियो है सरकमफियरेंस, मतलब सरकमफियरेंस ऑफ सर्किल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल, मतलब C/D। यानी सी का मतलब यहाँ हुआ सरकमफियरेंस ऑफ द सर्कल एंड डी का मतलब क्या हुआ, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पाई को क्या बोला जा रहा है, पाई जो है ये इन दोनों का रेशियो है, यानी C/D। और हमने ये पढ़ा हुआ है, और ये अगर ये C/D यानी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा रहा है पाई को, तो ये हमें क्या बोला जा रहा है, इट सीम्स टू बी रैशनल। ये हमें रैशनल दिखाई दे रहा है। C/D एक रैशनल फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी एक्सप्रेशन, एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉन जीरो, है ना। और जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्कल है तो डायमीटर तो जीरो होने से रहा, डायमीटर नॉन जीरो है। तो यहाँ पे ये जो C/D आपको दिख रहा है, ये रैशनल हो दिख रहा है कि नहीं, P/Q की तरह। लेकिन हम तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो पाई होता है वो रैशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। अब ऐसा बच्चों पॉसिबल नहीं है कि पाई की वैल्यू हो जाए रैशनल और पाई को हम कहें इरेशनल। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्शन मिल रहा है। वही बोला जा रहा है कि ये सी हेयर पाई पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इट सीम टू बी रैशनल बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई तो इरेशनल होता है, लेकिन इसको हम C/D के फॉर्म में लिख रहे हैं जो कि एक रैशनल फॉर्म है। तो इस कंट्राडिक्शन या यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है थ्योरी में, इसको आप क्लियर करिए कि हम क्या माने एक्चुअल में। क्योंकि पाई C/D बिल्कुल लिखते हैं, C/D होता भी है, और पाई को हम इरेशनल भी कह रहे हैं। अब दोनों चीजें साथ साथ तो हो नहीं सकती कि एक नंबर रैशनल भी है और इरेशनल भी है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है थ्योरी में, इस चीज को क्लियर करिए आप। तो चलिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या क्या कह क्या रहा है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों कि पाई जो है होता है इरेशनल, पाई जो है होता है इरेशनल, लेकिन उसको यहाँ पर C/D यानी रैशनल फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है, उसी का रीजन हमें समझाना है। हकीकत तो यही है कि पाई जो है वो एक इरेशनल फॉर्म होता है। देखो, पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, आपने शायद पढ़ा हो या पता नहीं, एक होती है 22/7, और और एक होती है बच्चों 3.14। अच्छा, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये बच्चों ये रुकता नहीं है, हाँ, ये 3.14159, और ये इसी तरह से इनफाइनाइटली चला जाता है और रिपीट भी नहीं होता। मतलब ये जो आप पाई का डेसिमल एक्सपेंशन हो, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। यस, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये जो डेसिमल फॉर्म हुआ बच्चों, तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि पाई कैसा नंबर है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। ये पाई की एग्जैक्ट, मतलब जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है पाई का बच्चों, वो यही होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जब आप सुपर कंप्यूटर का जब आविष्कार हो गया था, तो
एक मैथमेटिशियन ऐसे भी थे जिन्होंने पूरा ट्राई किया कि ये डेसिमल के बाद कब तक जाएगा या कब जाके रुकेगा या कब रिपीट होना चालू करेगा। तो सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया इस चीज को पता करने में कि ये डेसिमल के बाद तक जा रहा है और कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। सुपर कंप्यूटर से भी इस डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू को चेक किया गया कि ये कहाँ तक जाएगा या कब जो है ये रिपीट होना चालू होगा। तो सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया इस चीज को। एक कोई मैथमेटिशियन थे बच्चों, नाम नहीं याद है, उन्होंने अपनी जर्नी के 30 साल केवल इसकी डेसिमल के बाद की वैल्यू पता करने में ही लगा दिए। ठीक है। ओके। तो आर्किमिडीज जो थे, आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो बच्चों आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो सर्किल का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 22/7 सेंटीमीटर, आर्किमिडीज का कहना था कि अगर आप 22/7 सेंटीमीटर का एक आप रॉड ले लो या कुछ भी ले लो और उसको क्या करो, आप पूरा घुमा दो, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। आपको पता है बच्चों, पहले जब व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उससे पहले लकड़ी को जब देखा गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जो लकड़ी का जो पहिया भी बनाया गया था वो गोल नहीं था बच्चों, है ना, कंप्लीट गोल नहीं था। वो क्या हुआ, लकड़ी का एक गट्ठा, जिसको कि देखा गया कि हाँ इसको अगर किसी ढलान में या स्लोप में ऐसे छोड़ा जाता है तो ये रोल करके इजिली मूव कर जाता है। तो वहीं से इंस्टेंट लोगों में ये माइंड में आया कि इसका इस्तेमाल करके हम अपनी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यही कारण है बच्चों कि पहले के जो लोग रहते थे वो नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, जहां पर पानी रहता था जनरली, उसके किनारे अपना घर वगैरह बनाते थे और वहीं रहते थे। मेन रीजन यही था क्योंकि पानी वहां पे रहता था, जिससे उनको खाने पीने की चीजें मिल पाती थी। लेकिन जब एक जगह से दूसरे जगह जाने का एक उनको वो मिल गया, ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम मिल गया कि अच्छा इसके जरिए हम अपने जो भी सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह थोड़े से आसानी से ले जा, आप सब चीजों को कंधे पे लाद के तो नहीं ले जाया जा सकता। तो जैसे जैसे चीजें डेवलप होती गई तो फिर ये माइंड में आया। अच्छा, जब वो लकड़ी का जो ढेर था, जब उसको इस्तेमाल किया गया चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, तो वो देखा गया कि जहां पे भी जमीन उबड़ खाबड़ हो रही है, या जमीन में कहीं बीच बीच में, अब हर जगह आप रोड पे ही चलते हो तो क्या रोड हमेशा एकदम प्लेन थोड़ी हो मिलती है, कहीं पे गड्ढे आ जाते हैं, कहीं पे कुछ आ जाता है। तो वहां पे दिक्कत होने लगी उसको, मतलब अगर लकड़ी का ढेर गोल गोल घूम रहा है तो पता चला कहीं पे गड्ढा आ गया तो वहां से फिर से उठाने में दिक्कत हो रही है। जिस वजह से ये धीरे धीरे चलकर ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर ये चीज इस शेप में आ जाए, पूरा वो सर्कुलर शेप आ जाए, तो जो चीजें गड्ढे वगैरह में फंस जाता है तो फिर उसमें बहुत प्रेशर लगता है, बहुत फोर्स देना पड़ता है। तो अगर वो पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल रहेगा तो कम प्रेशर देना पड़ेगा। तो आर्किमिडीज ने बच्चों ये कॉन्सेप्ट दिया था कि 22/7 सेंटीमीटर का अगर आप एक रॉड ले लो, मतलब एक लकड़ी का रॉड ले लो और उसको आप कंप्लीट घुमा दो 360 डिग्री, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और इसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, मतलब कोई एज नहीं होगा, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी वगैरह में होता क्या था, कॉर्नर पॉइंट होता था, जिस वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती थी। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, इसका कुछ आप लोग गूगल वगैरह पे अगर देखोगे तो जो इजिप्ट में बच्चों जो पिरामिड बना हुआ है, जो 7 वंडर्स में आता है, तो उसके जो ढेर बने हुए हैं, जो पिरामिड ऊपर बना हुआ है, वहां पे भी बोला गया कि उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो लोगे आप, मतलब उसकी ब्रेथ और लेंथ का हर एक पॉइंट पे जो रेशियो लोगे, तो वो भी रेशियो कंप्लीटली 22/7 से मिलता है। और ये भी कहा जा सकता है कि यानी इजिप्ट के जब वो पिरामिड बना हुआ था तो इसके बारे में कहीं ना कहीं वो जानते थे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक पे। पाई की वैल्यू हम कह रहे हैं 22/7 है, और पाई की वैल्यू हम कह रहे हैं 3.1459 है। ये जो आपको ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है बच्चों, ये इरेशनल है। लेकिन 22/7 जो आपको दिख रहा है, क्या ये इरेशनल है? अच्छा, अब जरा 22 को आप 7 से डिवाइड करिए थोड़ी देर के लिए, तो ये आ जाएगा क्या, 7 7 3 जा 21। डेसिमल निकालेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो पड़ेगा, ये हो जाएगा 1। 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3, फिर जीरो पड़ जाएगा। 7 4 जा 28, टू फिर जीरो पड़ जाएगा। 7 2 जा 16, और इसी तरह से ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा।
ये आगे चलकर बच्चों अगर आप देखोगे, ये आगे चलकर ये इनफाइनाइट नहीं जाएगा, ये कुछ टर्म के बाद या तो रिपीट हो जाएगा या तो वो स्टॉप कर जाएगा। लेकिन ये इरेशनल फॉर्म नहीं बनेगा, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर रिपीटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो है क्या, स्टार्टिंग का डेसिमल के बाद का 2 डिजिट यहाँ पर देखो, और जो पाई की वैल्यू है, मैच हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई की कैसी वैल्यू है बच्चों? अप्रोक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्स, जिसको हम हिंदी में लगभग बोलते हैं। हाँ, अप्रोक्स वैल्यू है, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल इसके एग्जैक्टली नहीं है कि पाई की एग्जैक्टली वैल्यू 22/7 होती है। देखिए, अब है क्या, अगर हम अगर हम इसको बच्चों लेंगे नहीं तो हमारे बहुत सारे कैलकुलेशन जो है अधूरे रह जाएंगे। और इसको लेने पर देखो, हम लोग सर्किल पढ़ लेते हैं, कुछ 3D शेप्स भी पढ़ लेते हैं, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी पाई का यूज होता है। अब आप ही एक छोटा सा एग्जांपल देखो। अब आपकी मोबाइल का स्क्रीन है या ये व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन है, मैं कहूँ जरा इसको मेजर करो, ये कितना चौड़ा है या कितना लंबा है। सपोज करो आपने इंची टेप लिया और उसको क्या किया, मेजर करना, इस व्हाइट बोर्ड या अपने मोबाइल की स्क्रीन को आपने मेजर करना चालू किया। आप सपोज करो ये इंची टेप का जो जीरो वाला पॉइंट है वो आपने यहाँ रखा, और फिर आपने क्या किया, इसको पूरा का पूरा जहां तक भी इसका एंड है वो आपने मेजर किया। अब पता चला आपके जो इंची टेप में जो स्केल बनी हुई है उसमें पता चला ऐसा हो रहा है कुछ, ये मान लो है कि 7.5 इंच है, ये मान लो 7.6 इंच है। अब पता चला ब्लैक आपका व्हाइट बोर्ड या स्क्रीन यहीं पर एंड हो जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, अब जैसे हमने हमने कल, बिल्कुल, हमने कल, अगर आपको याद हो, हमने कल मैग्नीफायर भी पढ़ाया है कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे इस तरह के नंबर, अब जैसे मैंने कह दिया कि 2.5234 इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसको तो आप स्केल से नहीं मेजर कर सकते ना, कि मेजर कर सकते हो? अब सपोज करो, है ना, अब ऐसा ऐसा सोचो, एक और चीज समझो। सपोज करो बच्चों, आप जमीन खरीदने जा रहे हो कहीं पे, आपने कहीं पे प्लॉट खरीदा हुआ है या आपको प्लॉट खरीदना है, और प्लॉट खरीदना है, वहां पे आप भाई जो भी प्लॉट वगैरह जो लोग खरीदते हैं तो मेजरमेंट तो करते हैं ना, कि बिना मेजरमेंट के प्लॉट खरीद लेते हैं? अच्छा, मेजरमेंट करते हैं। अब सपोज करो मैं ठहरा मैथमेटिक्स का आदमी, मैंने जिससे मुझे जमीन खरीदनी है तो उससे मैं ये जाके कहूँ कि मुझको इतने सेंटीमीटर की लेंथ और 3.14 या 1.1436 सेंटीमीटर की ब्रेथ, इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ का जमीन चाहिए। क्या वो जमीन वाला मुझको ये इतनी जमीन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो जानते हो क्या कहेगा? कहेगा भैया या तो सीधा सीधा 2.5 सेंटीमीटर ले लो, या सीधा सीधा आप 3 ले लो। अब वो 2.5234 क्या वो मेजर कर पाएगा क्या, जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा? है ना? तो वो यही कहेगा, है ना, तो वो यही कहेगा ना, या तो आप भैया 2.5 ले लो या तो 3 ले लो, है ना, या तो यही कहेगा ना, या भैया या तो 2.5 ले लो या तो 3 ले लो। क्योंकि ये, तो बात यहाँ पर बच्चों ये है कि जब चीजें एक्चुअल प्रैक्टिस में आती हैं, मतलब जब हम कोई चीज एक्चुअल मेजरमेंट में आते हैं, तो एक्चुअल मेजरमेंट में क्या आप वो जो पाई की वैल्यू जो आप इरेशनल फॉर्म देख रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि आप उतना आप लेंथ ले सको जितना 3.1452 ऐसे करके जो भी वैल्यू है? इसलिए जब एक्चुअल मेजरमेंट की बात आती है, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है बच्चों, हमारी जो फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल्स में जो भी डेटा दिए जाते हैं उस पर टिकी हुई है, तो वहां पर भी पाई का बहुत जगह यूज होता है। इसलिए जब भी हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट की बात आती है तो पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा 22/7 लेते हैं। ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, मैथमेटिकली पाई की ये वैल्यू ट्रू नहीं है, लेकिन फिजिकल वे में, डे टू डे लाइफ में, एक्चुअल मेजरमेंट में चीजें डिस्टर्ब ना हो इसलिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट हाँ, ये बहुत, इसमें 22/7 में और 3.14159 एंड सो ऑन, इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर है, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है बच्चों। जिस वजह से अगर कहीं पे भी पाई पाई का हमें यूज करना है, तो ये तो यूज हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली क्या इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं?
हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी फिजिकल मेजरमेंट की बात होती है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल की बात होती है, डे टू डे लाइफ की बात होती है, तो हम ये वैल्यू इरेशनल फॉर्म कभी भी यूज ही नहीं कर पाते। इरेशनल मतलब हमें नहीं पता क्या है वो एग्जैक्टली exactly। इसलिए वहां पर हम लोग कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। अब यहां से बच्चों क्या हुआ, आज मैं आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डालने वाला हूं, अपने माइंड में बैठा लो। क्या आप लोगों ने बच्चों सर्कल पढ़ा है? आप आप लोगों ने सिलेंडर पढ़ा है? आप लोगों ने कौन पढ़ा है? आप आप लोगों ने स्फेयर पढ़ा है? अच्छा, इन सभी में बच्चों किसी ना किसी फॉर्मूले में पाई का यूज हुआ है कि नहीं? सभी में हुआ है ना, किसी ना किसी फॉर्म में सभी में हुआ है कि नहीं? भाई अगर कोन की बात करें, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम यही होता है कि नहीं? सिलें- सिल- सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एच। अच्छा, सर्कल की बात करें तो सर्कल का सरकमफेरेंस या जिसको कि हम पेरीमीटर भी बोलते हैं, पाई r। और, और अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। होता है कि नहीं? तो ये तो अभी मैंने केवल बच्चों 4 शेप लिए हैं, और ऐसे और भी कई सारे शेप होते हैं। इन सभी में आप देखो पाई का यूज हो रहा है कि नहीं? अच्छा, आपको ब्रिजेश ब्रिजेश सर ने या जिस भी टीचर ने लास्ट ईयर पढ़ाया होगा ये कॉन्सेप्ट, तो आपको बताया होगा है ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी मतलब क्षमता। मतलब अगर सपोज करो एक कोई सिलेंड्रिकल कैन है, तो और हम बता दें उस सिलेंड्रिकल कैन का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि उस कैन की जो कैपेसिटी है, मतलब उसकी जो हाँ, 2 लीटर आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये जितने भी डेटा हम लोग पढ़ते हैं कि सिलेंडर या टैंक की कैपेसिटी 2 लीटर है, या कोन की कैपेसिटी इतना है, या कोई क्यूबॉइडिकल रूम है तो उसकी कैपेसिटी ये इतनी है, या कोई टैंक है तो उसमें इतना लीटर पानी आ सकता है, तो ये जो बच्चों ये सारी चीजें हैं, जितने भी डेटा हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो हकीकत ये है, ये कोई भी डेटा क्या एग्जैक्ट है बच्चों? या सब सबके सब सबके सब क्या है, गलत है। है ना? क्यों गलत है, गलत मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत। हाँ, यस। गलत ना कह के हम इसको ये कहेंगे कि सबके सब क्या है, अप्रोक्सीमेटली सही है, लेकिन एग्जैक्टली सही नहीं। यानी कि अगर हम किसी की कैपेसिटी बोल रहे हैं कि 2 लीटर है, तो एग्जैक्टली 2 लीटर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर है ना? अब सोचो, अब देखो ये क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सभी फार्मूले में पाई इन्वॉल्व है कि नहीं, और जब पाई ही फिक्स नहीं है, पाई की वैल्यू ही हम अप्रॉक्स लेकर चल रहे हैं, तो कहां से ये सारी वैल्यू अप्रॉक्स एग्जैक्ट हो जाएगी? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ओके, ठीक है। हाँ, 22/7 अप्रॉक्स है, और इरेशनल फॉर्म वाली 3.14152 ऐसे करके वो इरेशनल फॉर्म वाली, वो तो इरेशनल फॉर्म हो गया। लेकिन जनरली जहां पर हम लोग डेटा फाइंड आउट करते हैं, तो एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 लेने का रीजन क्या है, क्या जरूरत है लेने की, सर इरेशनल पड़ा रहने देते, क्या जरूरत है 22/7 लेने की? बच्चों यही जरूरत है। हाँ, क्योंकि जब हम डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी चीजें हमको मिलती हैं। अब हमें क्या सिलेंडर नहीं मिलता, क्या हमें कोन नहीं मिलता, क्या स्पेयर नहीं मिलता? हम लोग क्या सिलेंड्रिकल चीजों की बात नहीं करते? अब डे टू डे लाइफ, आजकल गर्मी का मौसम है, में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जैसे ठंडा पानी नहीं पी रहे, गर्म पानी पी रहे हैं, लेकिन पानी को रखने के लिए जो कंटेनर हम ले रहे हैं वो सिलेंड्रिकल है कि नहीं? तो कहने का तो कहने का मतलब ये है
कि ये जितने भी डेटा है, पाई की वैल्यू सिर्फ इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 22/7 की ली जा रही है, ताकि अप्रोक्सीमेटली हम इन सभी का स्टडी कर सके, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में ये सारे स्टेप्स हमें देखने को प्रैक्टिकली मिलते हैं, और इसको हम इग्नोर करके अपनी लाइफ पे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन बच्चों एग्जैक्ट से बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग वो उसके बराबर ही होता है। हाँ, अप्रॉक्स में उसके बराबर। अब ऐसा भी नहीं ले रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो हम इसको ले लें 10 के इक्वल ले लें। अब 3.14 को अगर 10 के इक्वल ले लेंगे, तो ये क्या, ये 10 इसका अप्रॉक्स वैल्यू है क्या 3.14 का? इसीलिए मैंने डिवाइड करके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 9.999 है, तो हम लोग उसको 10 के अप्रॉक्स बोल देंगे कि नहीं? तो बेसिकली बच्चों, बस अपने माइंड में केवल आपको इतना बैठाना है, मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, फिर आगे टॉपिक पे आते हैं। कि पाई एक मैथमेटिकली सही है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। 22/7 क्यों ली जाती, वो एक रैशनल फॉर्म है 22/7, जो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। और उसको लेने का रीजन क्या है, हम अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो मेजरमेंट है, या डे टू डे लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में जो शेप्स, डिफरेंट टाइप के शेप्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके डेटा को हम अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट कर पाए, इस वजह से हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। नहीं तो यूज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। ओके। अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं, अब अगले टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। ओके। तो 1.5 में बच्चों आपको दो मैंने पहले ही बताया, दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब एक तो ये वाला क्वेश्चन था, जो कि डिटेल में समझाने लायक था। पहला क्वेश्चन आप ऑलरेडी रैशनल इरेशनल छांटना है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जैसे कल कराए थे, a+b a-b, मतलब सिंप्लीफिकेशन है बस। अच्छा। अब एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। वो क्या है, जैसे कोई, अब क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं पता। हाँ बेटा। हाँ जी। बेटा, भैया पाई क्या होता है? पाई जो है एक इरेशनल नंबर होता है, पहली बात ये क्लियर रखो, पाई रैशनल नहीं होता, पाई इरेशनल होता है। और 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो कौन सी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। जिस जिसको हम डे डे टू डे लाइफ में, या एक्चुअल डे टू डे लाइफ में, या एक्चुअल प्रैक्टिकल मेजरमेंट में यूज करते हैं, मेजर जब। हाँ जी। यस। हाँ, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि मेजरमेंट में या डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए हम इसको 22/7 लेते हैं, क्योंकि उसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ठीक है। ओके। अब देखिए, अब ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? हम्म। चलो अब ठीक है। आवाज म्यूट कर लो, अच्छा सभी लोग जो भी हो। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, क्योंकि नहीं तो समय ओवर हो जाएगा। हमें अगला क्या करना है, 9.3, √9.3 का कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अच्छा। अगर अभी अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 4 होता, तो आप कन्वर्ट कर लेते उसको, मतलब रिप्रेजेंट कर लेते नंबर लाइन पे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो उस चीज को। अब यहाँ पर रूट के अंदर डेसिमल में नंबर है, तो इस टाइप के नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसका थोड़ा सा प्रोसीजर पहले वाले से अलग है। तो देख लीजिए, इसको पूरा पहले समझ लीजिए। नहीं भी समझ में आएगा तो आप उसको वीडियो में, जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो भी देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए करना क्या। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। कोशिश करते हैं, 5 मिनट हमारे पास है तो खत्म करने की शायद हो जाए। बस बीच में बोलिएगा नहीं, खत्म हो जाएगा। जो दिक्कत होगी आप पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, बल्कि।
देखिए, अंडर रूट 9.3 का कंस्ट्रक्शन हमें बच्चों करना है, मतलब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए करेंगे क्या, जितना भी डेटा आपको यानी जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है, आप अपने स्केल से उतने सेंटीमीटर की क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे। जैसे 9.3 सेंटीमीटर यहाँ यानी यहाँ पे अंडर रूट 9.3 लिखा हुआ है, तो आप अपने स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। यहाँ पर क्या करो, इस एंड पॉइंट को ओ नाम दे दो, इस एंड पॉइंट को ए नाम दे दो, और ओ से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर। ये आप खींच लोगे पहला स्टेप। फिर क्या करोगे, वहीं पर क्या करोगे, इसको 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर बच्चों और आगे बढ़ा दोगे। ध्यान देना कितना सेंटीमीटर, एक, अच्छा यहाँ पर भी यूनिट का कोई फिक्स नहीं है, आप सेंटीमीटर ना लेना चाहो तो इंच ले लो, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिस वजह से सेंटीमीटर यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करोगे, देखो पहले आप जितना यहाँ पर अंदर डेटा लिखा हुआ है, जैसे 9.3 लिखा हुआ है, तो आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आप क्या करोगे, उसके बाद जहां पर इधर से एंड पॉइंट को ए मान लो, और वहां से 1 सेंटीमीटर उस लाइन को और बढ़ा दो, कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये टोटल बच्चों कितना हो जाएगा, 10.3 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा, 9.3 तो पहले था, एक हमने बढ़ाया, यानी 10.3 हो जाएगा। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस ओबी का, किसका, ओबी, ये जो लाइन सेगमेंट आपको ओबी दिख रहा होगा, ओ से बी के बीच जो भी ये लाइन सेगमेंट बनी हुई है ओबी, इसका आपको बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, सर ने जरूर बताया होगा, मतलब ओबी को क्या करना है, आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओबी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उसको करते कैसे हैं, आप क्या करिए, कंपास उठाइए, अब पेंसिल लगाइए कंपास में, फिर क्या करिए, एक बार कंपास के निडल को पॉइंट ओ पर रखिए, ध्यान से सुनिएगा, कंपास के निडल को पॉइंट ओ पर रखिए, और ओबी से के हाफ से ज्यादा का आर्क ले लो। मतलब जो पेंसिल की निब हो वो सपोज करो यहाँ तक आ जाए, आधे ओबी के हाफ से ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस आपका। तो कंपास का निडल यहीं रखो, और पेंसिल की निब मान लो आपने ओबी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले ली। फिर क्या करो, एक बार ऊपर कट करो, एक बार नीचे कट करो, निडल वहीं पे रहेगा। फिर वही सेम आर्क लिए लिए आप चले आओ पॉइंट बी पर, बी पर भी रखो, फिर एक बार कट करो, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। आप स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइन सेगमेंट ओबी को जहां पर भी ये लाइन मीट करी, उस पॉइंट को आप क्या नाम दे दो, एम। और ये हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट, मतलब ओ और बी का ये जो पॉइंट एम है, ये बिल्कुल हाफ हाफ, ये हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, जितना लेंथ ओ एम की होगी उतना ही लेंथ बी एम की होगी। उसके बाद आप चाहो तो इसको, आप जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप इरेज कर सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ पर इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, कंपास के निडल को पॉइंट एम पर रखो, कंपास के निडल को पॉइंट एम पर रखो, और पेंसिल की निब को या तो ओ पे रखो या तो बी पे, चाहे जिस पे रखो, बात एक ही है, मतलब इतना आपको स्ट्रेच कर लेना है। और ओ पर रखने के बाद क्या करो, एक सेमी सर्कल बना दो। पूरा कंप्लीट सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, सेमी सर्कल बना दो। अगर आपने इधर से बनाना स्टार्ट किया है तो ध्यान दीजिएगा, वो बी पर जाके मिलना चाहिए। अगर बी पे जाके नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। या फिर अगर मान लो कोई बी से स्टार्ट करता है, मतलब कंपास का निडल एम पर है और पेंसिल की निब बी पर है, और बी से स्टार्ट करते हो तो वो ओ पे जाके मिलना चाहिए। अगर ओ के इधर या उधर मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर से पूरा काम आप करोगे। अगर मिल जा रहा है तो मतलब बिल्कुल आप सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो स्टेप और बचा है। अब क्या करना है, इतना होने के बाद जो ये पॉइंट ए था, अभी तक तो बी बी हम कर रहे थे, जो पॉइंट ए है वहां से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, मतलब 90 डिग्री का आप एंगल बनाओगे। 90 डिग्री एंगल आपको बनाना मैंने सिखाया भी है, आप ये सारा काम कंपास से ही करोगे, आपको प्रोटेक्टर से नहीं बनाना 90 डिग्री। आप 90 डिग्री बनाओगे, और 90 डिग्री जब बनाओगे तो ये जो है आपके सेमी सर्कल को कहीं पर टच करेगा, जहां पर भी टच करेगा उस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने मान लो सी दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। क्या करो, इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, नाप के मत बढ़ाओ, ऐसे ही बढ़ा दो। उसके बाद क्या करो, कंपास के निडल को पॉइंट ए पर रखो, कंपास के निडल को पॉइंट ए पर रखो, और पेंसिल की निब सी पर आ जाए, मतलब आपकी ये रेडियस रहेगी ए सी। और इसको क्या करो, इधर राइट साइड में घुमा दो। जैसे ही राइट साइड में घुमाओगे
तो ये जहां पर भी नंबर लाइन पे टच करेगा ये पॉइंट हो जाएगा P। और बच्चों इसी पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, √9.3। एक्चुअल में है क्या, ये जो AC है AC की ही वैल्यू बच्चों क्या है, 9.3 है।